स्टडी विद इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम टेस्ट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पहली बात तो आप लोग जान लीजिए कि ये मध्य एशिया वाले देश कौन कौन से आते हैं। पहला आता है, जहाँ पे देख लीजिए, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे जो है मध्य एशिया के देश हैं। और जबकि हमें बताना है कि तजाकिस्तान के साथ जो है कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये पांचों के पांचों जो कंट्री हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे जो है मध्य एशिया के देश हैं। हमें बताना है क्वेश्चन में कि तजाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ही हैं। केवल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ही हैं जो ताजिकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो केवल दो ही हैं जो इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो केवल दो ही ऑप्शन है जो सही तरीके से मैच करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाता है। जो है जितने भी मैपिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग जो है डेली कम से कम 30 मिनट्स जो है कंटिनेंट वाइज जितने भी कंटिनेंट हैं हमारे, उन कॉन्टिनेंट्स को बारी बारी से आप लोग मैपिंग पर देखते रहिए और एक प्लेन मैप लेकर के उस पर जो है पॉइंट आउट किया करिए। तो आप लोगों को जो भी लोकेशंस हैं वो याद होती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 कहता है कि भारत के संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि नगर पालिका की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाला जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है, वो 12th शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें 18 विषय शामिल हैं, ठीक है। इसमें जो है इसका संशोधन आप लोगों को पता होगा 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, इसको 1992 में पंचायतों में लागू किया गया, नगर पालिकाओं में लागू किया गया, ठीक है। तो ये इसमें जो 11वीं सूची दिया गया है, ये जो है पंचायतों के संबंध में बात करता है। ये जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है नगर पालिकाओं के बारे में पूछा गया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। और जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल जो आप लोगों को पता है कि ये संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची के संबंध में जो विषय दिए गए हैं उसके बारे में प्रावधान करता है। और जो 9वीं सूची के बारे में है, ये 9वीं सूची जो है संसद और राज्य विधायिका के जो अधिनियम होते हैं जो विनियमित की जाते हैं, उनसे संबंधित जो भूमि सुधार के साथ साथ जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, ये अन्य मामलों के संबंध में जो है बात करता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से इसमें जो है शामिल कानूनों की रक्षा के लिए प्रथम संशोधन 1951 में द्वारा जो है इसी अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। हालांकि जो क्या हुआ कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल और 1973 के बाद अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हुए हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए खोल दिए गए हैं। 24 अप्रैल 1973, आप सभी लोगों को पता होगा कि 24 अप्रैल 1973 को कौन सा सबसे बड़ा जो है एक केस सॉल्व किया गया था, केशवानंद भारती वाला मामला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात तो सही है, क्योंकि संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच जो संबंधों की प्रगति के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को संसदीय और राष्ट्रपति शासन में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और सरकार की जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका होती है वो अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाता है। और जो सरकार के राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए जो है
विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और अपने कार्यकाल के संबंध में विधायिका से संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होती है। यही जो है संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह बेलारूस के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैपिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग डेली जो है इस पर आधा घंटा दिया करिए। जितने भी मेजर लोकेशंस हैं उन पर जो है उनको ध्यान में रखा करिए और एक प्लेन जो भी आप लोग जो है प्लेन शीट ले करके मैपिंग का जो भी मेन लोकेशन है उनको जो है पॉइंट आउट किया करिए। तो उससे आप लोगों को जो भी लोकेशंस है वो माइंड में रहेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिकॉल कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे बेलारूस के साथ सीमा साझा करने की बात पूछी गई है। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यहाँ पर यही 3 देश हैं जो बेलारूस के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी जो यहाँ पे रूस है, ये जो है बेलारूस के साथ सीमा साझा करता है। पोलैंड भी करता है, यूक्रेन भी करता है और रूस यहाँ से मिल गया। लिथुआनिया नहीं करता है। तो यही एक बी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से इसको संतुष्ट करता है, जो है बेलारूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, बाल्टिक स्टेट के बारे में अगर पूछे कि बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश हैं जिनको हम बाल्टिक स्टेट के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि बाल्टिक सी जो है वहाँ पर इन तीनों देशों के बीच जो है स्थित है, तो इन्हें बाल्टिक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं हैं? पहली बात तो आप लोग जानिए मौलिक कर्तव्य ये कब शामिल किए गए। पहली बात तो जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो इनको जो है मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इनको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के तहत जो है 4A के तहत शामिल किया गया। ठीक है, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से नहीं हैं। तो देखिए मौलिक कर्तव्य के संबंध में अगर ये पूछ रहा है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो टोटल मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो मौलिक कर्तव्य नहीं हैं। देखिए पहला, कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, ये देखिए मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। वनों, झीलों, नदियों के संबंध में पर्यावरण की रक्षा के बारे में ये भी है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच सुधार की भावना विकसित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य। ये पहला वाला ही जो ही है ये मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है वह बॉम्बे विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने आधुनिक भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों में निहित होती हैं, ये बात यहीं पर गलत हो जाती है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। ठीक है, वे सारी जो भी उसके संदर्भ में जो शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी वो केंद्र सरकार को जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो पहला कथन तो यहाँ पे राज्य सरकारों के संबंध में लिखा गया, इसलिए गलत हो जाता है। और दूसरा है समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच विरोधाभास की स्थिति में समवर्ती सूची को वरीयता मिली थी, ये बात बिल्कुल सही है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ही कथन है जो गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। रिट के संबंध में हमें यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी, ये बात यहीं पे गलत हो जाती, क्योंकि हमारे जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज थी। उसमें से कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे थी
और तीसरी जो थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ पर जो है जो केवल कलकत्ता के संबंध में दिया गया है, यही बात गलत हो जाती है, क्योंकि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति जो है 1950 से पहले थी। तो यहाँ पे तीनों बातें अगर शामिल होती तो ये बात सही होती, लेकिन ये पहला गलत यहीं हो जाता है, क्योंकि केवल की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय केवल जो मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य संबंध में भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो दूसरा वाला कथन भी गलत हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति या राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा कथन गलत है, तो हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में पूछा गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है वह मन्यम विद्रोह के नेता थे जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। इसे मन्यम विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, मन्यम विद्रोह के साथ साथ इसको एक और नाम बोला जाता है, इसको जो है रंपा विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो पहला कथन तो सही है, देखिए। और दूसरा कथन कहता है कि वे गांधी जी के खादी विचार के विरोध में थे। उन्होंने जोर देकर कहा था कि भारत को केवल बल प्रयोग के द्वारा ही आज़ाद किया जा सकता है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। गांधी जी के खादी के विरोध में नहीं थे, ये उनके समर्थन में थे, और ये जो है आज़ादी की बात गांधी जी के साथ मिलकर करने की बात किया करते थे। तो पहला कथन सही हो जाता है, दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं, ऐड ऑन करते हैं इन्फॉर्मेशन को। अल्लूरी सीताराम राजू जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में 1897 में हुआ था। कुछ स्रोतों में जो इसको 1898 बताया गया है, इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में ये सन्यासी बन गए थे। ठीक है, और राजू जो इनको अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये गंजम जो है विशाखापत्तनम, गोदावरी, ये सब आंध्र प्रदेश की रीजन है। पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेज़ों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी गुरिल्ला प्रतिरोध में इन्होंने बदल दिया था। ठीक है, अंग्रेज इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर के एक विद्रोह किया, जिसे हम जो है मन्यम विद्रोह और रंपा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया पसमानदा समुदाय है, इसके संबंध में बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही जो है इसको सही रूप में वर्णित करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये शूद्र, पिछड़े और अति शूद्र दलित जातियों से संबंधित मुसलमानों को संदर्भित करता है। ये जो है हाल ही में पसमानदा समुदाय ने समावेशी विकास और अंतर्जातीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए कई राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया। उसी संबंध में ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। ये जो है बता दिया मैंने आपको, मुसलमानों का एक समुदाय है जो पिछड़े और दलित जातियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 पे चलते हैं। 36 कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों को असमान शक्ति प्राप्त है। ये बात गलत है। संविधान में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस संबंध में ये बात गलत हो जाती है। इसलिए अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ये बात गलत है। ये राष्ट्रपति द्वारा जो है इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा वाला पार्ट कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्तों का हकदार है। ये बात बिल्कुल सही है। चौथा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल की अवधि और 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक पद धारण करता है। ये बात बिल्कुल भी सही है। तो पिछला वाला कथन जो पहला और दूसरा है, इसमें ये गलत हो जाता है, ये गलत होता है, और तीसरा और चौथा सही होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, हम बताना कि इनमें से कौन से इसके आयाम नहीं हैं। पहला है आर्थिक भागीदारी, यह है शामिल है। सामाजिक उत्थान, ये भी शामिल है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, इस पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि सामाजिक उत्थान के अंतर्गत आ जाएगा। राजनीतिक सशक्तिकरण, ये बात भी शामिल है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि पूछा कि इनमें से कौन सा
आयाम नहीं है, तो स्वास्थ्य और जीवन रक्षा जो है इसके आयामों के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता अगर यहाँ होता तो ये जो है बात सही होती। ठीक है, और बाकी मैंने आपको 3 बता ही दिया है। और शिक्षा का अवसर भी आप मान सकते हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, हाल ही में श्रीनगर में किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? स्वामी रामानुजाचार्य, ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। ठीक है, हाल ही में श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना से सभी धर्मों के कश्मीरियों को रामानुजाचार्य का आशीर्वाद और संदेश प्राप्त होगा, ताकि कश्मीर को शांति और प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके। ठीक है, यह बिना किसी भेदभाव के कश्मीर के लोगों के विकास में सहायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मार्शल लॉ के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। मार्शल लॉ के संदर्भ में सैनिक अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए असामान्य शक्तियों के साथ निहित कर दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 ये जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित करता है, ये मार्शल लॉ के अंतर्गत शामिल है, लेकिन मार्शल लॉ शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मानगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मानगढ़ पहाड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी चोटी जो है 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा से संबंधित है। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी की पृष्ठभूमि के संदर्भ में अगर हम थोड़ा बात करें तो ये गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है, जहाँ पे आदिवासी विद्रोह का स्थल है। ठीक है, जहाँ पर 1913 में जो है 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस जगह को ही आदिवासी जलीवाला के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ स्मारक बनाने की मांग काफ़ी टाइम से उठती रही है। उसी के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया। और पहला कथन कहता है कि यह पहाड़ी गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है, आदिवासी जलीवाला के नाम से जाना जाता है। ये बात मैंने आपको बता ही दिया है, सही है। इसका ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ धानका जनजाति के संदर्भ में, धानका जनजाति नहीं है, भील जनजाति है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। तो केवल एक ही ऑप्शन सही है और हमें बताना है कि सही नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 कहता है कि अंगूर की खेती के संदर्भ में बताइए कि किस प्रकार की कृषि की विशेषता है। यह मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के संबंध में जो है बात सही होगी। तो ये सी इसका जो है भूमध्य सागरीय कृषि, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि अंगूर की खेती जो होती है उस क्षेत्र में अच्छे किस्म की उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर की खेती के लिए जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की जो उपलब्धता है वो उसी रीजन में मौजूद है, जहाँ पे शीत ऋतु में यहाँ पे अधिक मूल्यवान वाली फसलें जैसे फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और इसमें यहीं से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की पूर्ति भी की जाती है। ठीक है, और रसेदार फल जो भी होते हैं, सिट्रस फ्रूट जिनको बोला जाता है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन वाले रीजन के आसपास जो है खेती काफ़ी जो है बड़े तौर पर होती है। क्वेश्चन नंबर 42, गिरफ्तारी और निर्यात के खिलाफ संरक्षण के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, अनुच्छेद 22 के पहले भाग के तहत विदेशी निर्वासन की गिरफ्तारी नहीं आती है, ये बात सही है। जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न करे, तब तक किसी भी व्यक्ति की हिरासत को 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। यहाँ पे फसल का नाम दिया गया है और बताना है कि इनमें से जो फसलों का नाम दिया गया उनके सामने जो उनके प्रकार लिखे गए, क्या ये बात सही है, और हमें बताना है कि क्या ये सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें यहाँ पे ऑप्शन वो ढूंढना है। पहले देखते हैं ज्वार। ज्वार जो है रबी की फसल
नहीं, ये रबी की फसल नहीं होती है, खरीफ की फसल होती है। ठीक है। दूसरा है चारा, खरीफ की फसल नहीं, ये खरीफ की फसल नहीं होती, ये जायद की फसल होती है। ठीक है। सरसों, ये होती है रबी की फसल। जौ, जौ ये रबी की फसल होती है कि नहीं होती है, आप लोग जो है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग जो है आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो रबी की फसल देखिए क्या होती है, रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर से मार्च के दौरान बोई जाती है। तो ये भी रबी की फसल है। ठीक है। और हम बताने कि इनमें से कौन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे दो हैं, सरसों जो सही सुमेलित नहीं है, खरीफ की फसल सही सुमेलित नहीं है, रबी की फसल सही सुमेलित नहीं है। तो केवल तीन ही केवल सही सुमेलित नहीं है, तो तीन युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है। पहला है सीबीआई एक वैधानिक निकाय है, ये बात गलत है, सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई की स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर जो 1962 से 1964 के दौरान गठित की गई थी, उस इसके द्वारा जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1964 में हुई। ठीक है, सॉरी 1963 में हुई। और दूसरा है सीबीआई के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा है इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सीबीआई में भारत में इंटरपोल के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। एक सेकेंड, सब मिक्स हो जा रहा है, फिर से देखते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक वैधानिक निकाय है, ये बात यहीं पे गलत, क्योंकि ये सिफारिशों के आधार पर, किसके सिफारिशों के आधार पर, संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए गलत हो जाता है। और सीबीआई के गठन की सिफारिश ये मैंने बता दिया, ये बात सही है। इसे इस दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है, बात बिल्कुल सही है। सीबीआई भारत में इंटरपोल, जिसको राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में बोला जाता है, के रूप में कार्य करती है, ये बात भी सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा ही सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये उड़ीसा के मयूरभंज में एक व्यंजन काई चटनी एक प्रकार की चींटियों से तैयार की जाती है, जिन्हें कैस के नाम से जाना जाता है। इनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना जाता है। काई चटनी का उपयोग गठिया, दाद, अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने में किया जाता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं और बताना है कि जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है उन किन क्षेत्रों में जो है इनको सही रूप में मिलाया गया है। पहली बात तो जानिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं में से एक होता है। ये जो है ये केवल जो है वाटर बॉडी पे ही, लार्ज वाटर बॉडी पे ही जो है इस्टेब्लिश हो सकते हैं, बन सकते हैं। इसमें प्रचंड पवनें चलती हैं, बहुत तेज़ वर्षा होती है, तूफान की लहरों के कारण जो है ये बड़े पैमाने पर विनाश का कभी कारण बनते हैं। तो हमारे भारत में जो है हिंद महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसको चक्रवात के नाम से जानते हैं सॉरी। और उत्तर जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उनको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया है हरिकेन। हरिकेन जो है अटलांटिक ओशियन में आता है, पैसिफिक ओशियन नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अटलांटिक ओशियन। और दूसरा है विली विली, ये पश्चिमी अर्जेंटीना ना होकर के ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर लिखा गया है, टॉर्नेडो जो है ये आता है उत्तरी अमेरिका वाले रीजन में। टाइफून ये पैसिफिक ओशियन, जो हमारा पैसिफिक ओशियन पश्चिमी प्रशांत महासागर वहाँ पर जो है, और दक्षिणी चीन सागर वहाँ पे जो है टाइफून की उत्पत्ति होती है, जिसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। तो केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में चाय की खेती 1840 के दशक में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। चाय की कुल शस्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 53.2 है, ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये आसाम होगा। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये बात
बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, सहकारी समितियों के संदर्भ में पूछा है कि हम इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के सहकारिता के संबंध में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये 99वें नहीं, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा संवैधानिकता का दर्जा प्रदान करता है, तो इसलिए पहला वाला कथन गलत हो जाता है। इस संशोधन में अधिनियम 9th बी को शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए प्रावधान कर सकती है, ये बात गलत है। ठीक है। और एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पे 20 नहीं 21 से अधिक होगा, तो इसलिए चौथा भी गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये डी इसका राइट आंसर। हमें बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। सहकारी समितियों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इससे जो है DPSP यानी हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके आर्टिकल 43B में भी शामिल किया गया है। और ये आर्टिकल 43B के साथ साथ 243 से 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक शामिल है। ठीक है। और पार्ट 9 भी इसका जो है सहकारी समितियों के संबंध में बात करता है, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। पहला है एस तरंगे तरंगों की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं, ये बात गलत है। ये तरंगों की दिशा के समानांतर नहीं, ये लंबवत होती हैं। ठीक है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। भूकंपीय तरंगों या एस तरंगे और पी तरंगों के संदर्भ में थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। पी तरंगे जो होती हैं तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। ठीक है। हम पी तरंगों के संदर्भ में बात कर रहे हैं अभी। ये काफ़ी तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स यानी पी वेव्स भी बोला जाता है। और पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। ये गैस, ठोस, तरल तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। और जो एस तरंगे होती हैं वे जो है धरातल पर कुछ समय के बाद आती हैं। ये द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं इनको। इस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही विचरण कर सकती हैं। ठीक है। और अगर उनके संचरण के संदर्भ में बात करें, एस वेव और पी वेव के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है, ये समानांतर होती हैं। ठीक है। और ये होती हैं लंबवत। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। और ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बनाती जाती हैं, और धरातली तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में Y3023 दूनागिरी न्यूज़ में हमें बताना कि ये क्या है। यह जो है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत बनाया गया एक जहाज़ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड GSRE के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है Y3023 युद्धपोत दूनागिरी का उद्घाटन किया। इसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ठीक है। दूनागिरी जो है पूर्ववर्ती दूनागिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का पुनर्निर्माण है, और यह अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण संचालन और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल रहा है। ठीक है। तो चलिए आज हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बाकी के 75 क्वेश्चंस जो हैं, बाकी के 25 क्वेश्चन 75 तक हम जो है आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।